हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, तेरे नैनों की भूल भुलैया में बॉबी खो जाए। हम तुम, शायद ही कोई हो जिसने एक गाना नहीं सुना होगा। 73 का गाना है और इस फिल्म का नाम है बॉबी। कमाल की फिल्म है, राज कपूर साहब की फिल्म है। राज कपूर द ग्रेट शोमैन ऑफ इंडिया। शायद ही कुछ हो, कोई विषय हो जो उनसे अछूता रहा हो, शायद ही कुछ हो जो वो ना दिखा पाए हो, सब कुछ। और ये गाना यूं ही नहीं गाया मैंने, इसकी कोई वजह है और वजह बस आपको पता लगेगी ही। ये गाना बॉबी का है, लिखा है इसे आनंद बख्शी साहब ने और इसे कंपोज किया है, यानी इसे संगीत में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने। अब आप कहेंगे कि क्या सुनाने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, रिलेट क्या करने वाला हूँ। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और आज शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है और हर शनिवार की तरह इस बार भी आपके सामने एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो फिल्म डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और ना जाने क्या क्या हैं। बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, बहुत सारी बातें करें उनके बारे में और उनका नाम है ख्वाजा अहमद अब्बास। जी हाँ, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब 7 जून 1914 को पानीपत में पैदा हुए थे और 1 जून 1987 को मुंबई में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन इस दौरान उन्होंने जो किया, जो वो कर गुजरे, वो अपने आप में एक इतिहास बन गया, एक मिरेकल जैसा बन गया। उनके बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे। और जून में ही देखिए, कुछ कोइंसिडेंस होते हैं दुनिया में कि सबके साथ नहीं होता। जून में ही वो धरती पर आते हैं और जून के महीने में ही वो धरती से रुखसत भी हो जाते हैं। कमाल की शख्सियत हैं, बहुत कुछ उन्होंने इस धरती को दिया, इस दुनिया को दिया, काफ़ी सारी चीज़ें। राज कपूर के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। आवारा, श्री 420, जागते रहो, बॉबी, मेरा नाम जोकर जैसी वो फिल्में लिखते हैं, कमाल करते हैं। जब बॉबी उन्होंने लिखी, बॉबी जिसका मैंने आपको गाना सुनाया, इसलिए मैंने वो गाना सुनाया आपको। जब बॉबी वो उन्होंने लिखी तब वो 57-58 साल के रहे होंगे। 1914 बोर्न है, फिल्म 1973 की है रिलीज, निश्चित रूप से 1 साल पहले बनना शुरू ही होगी, तो 57-58 साल के रहे होंगे। तो लिखने के हिसाब से राज कपूर तो एक यंग फिल्म बना रहे थे, ऋषि को लॉन्च करना था। हालांकि ऋषि मेरा नाम जोकर में दिख गए थे, लेकिन एज अ हीरो ये उनकी पहली फिल्म थी और अपने बेटे के लिए फिल्म बना रहे थे। बिल्कुल एक यंग लव स्टोरी, और उस एक लव स्टोरी को लिखने वाला, उस एक यंग ब्लड की एक स्टोरी लिखने वाला एक ऐसा आदमी था जो 55 साल पार कर चुका था, यानी कि ख्वाजा अहमद अब्बास। और उस समय उनकी उम्र तकरीबन 57-58 साल रही होगी। लेकिन एक बात है, ये आदमी तभी कर पाता है, आदमी उम्र के उस आंकड़े से नहीं, अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने एक्शन से युवा होता है, जबरदस्त होता है। और ऐसे ही थे ख्वाजा अहमद अब्बास साहब। और आज उन्हीं की कहानी सुना रहा हूँ, उन्हीं की बहुत सारी चीज़ें होंगी उसमें, और मैंने अपनी कहानी को नाम दिया है मामू के सुपरस्टार। ख्वाजा अहमद अब्बास का जन्म, या यूं कहें कि ख्वाजा अहमद अब्बास का ताल्लुक एक बहुत बड़े क्रांतिकारी परिवार से था, पानीपत के। उनके दादा जो थे ख्वाजा गुलाम अब्बास, वो 1857 की क्रांति के प्रमुख क्रांतिकारियों में से थे, प्रमुख लड़ाकों में से थे। और ब्रिटिश हुकूमत को उनका जो खौफ था वो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गुलाम अब्बास साहब को तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया था। और वो पानीपत के तोप से उड़ाए जाने वाले ब्रिटिश हुकूमत में पहले शहीद थे, पहले क्रांतिकारी थे। बहुत क्या कमाल का परिवार है। अमूमन तो हम लोग कहानियाँ सुनते हैं कि उनको फांसी दे दी गई, उनको तोप के मुंह से बांध के उड़ा दिया गया, लेकिन ये जिस परिवार में होता है उस परिवार की आप कल्पना कीजिए, उस पृष्ठभूमि की आप कल्पना कीजिए, सेहरन हो जाती है। तो यहाँ से आते हैं ख्वाजा अहमद अब्बास, और जो ये पृष्ठभूमि है, जो ये बैकग्राउंड है, इसका उनकी लेखनी, उनकी पटकथा पर तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा। उनके पूरे व्यक्तित्व में इस
पूरी उनकी पृष्ठभूमि का, जिस वो क्रांतिकारी पृष्ठभूमि से आते हैं, पूरा प्रभाव पड़ा। और पहली जो उनकी फिल्म है उस पर भी प्रभाव हमें पूरा दिखता है, क्योंकि उसमें कुछ हमें सेनानायक टाइप के लोग दिखते हैं। उनके रोम रोम में, अब्बास साहब के रोम रोम में तरह से आप कह लें कि देशभक्ति, जज्बा, ये सब कुछ समाया हुआ था। और इसके लिए मतलब वो ताउम्र इसके लिए पुरकशिश, पुरजोर कोशिश करते रहे। अब्बास साहब की जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो हाली मुस्लिम स्कूल में हुई थी, और यूनिवर्सिटी के लिए वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। और इसके बाद वो बॉम्बे क्रॉनिकल अखबार से जुड़ते हैं, और वो रिपोर्टिंग और आप यूँ कह लीजिए कि कुछ फिल्म समीक्षक ऐसा कुछ काम करने लगे। और फिर धीमे धीमे कुछ और भी लिखना हुआ। इप्टा के लिए उन्होंने काफ़ी सारे नाटक लिखे, और इप्टा उस समय काफ़ी मशहूर संस्था हुआ करती थी। और इप्टा के लिए वो लिखते हैं, और उनके जो कुछ मशहूर नाटक हैं कि यह अमृता है, 12:05, जुबैदा, कुछ ज़बरदस्त उनके ये नाटक। तो कुल मिलाकर एक पृष्ठभूमि तैयार हुई क्रांतिकारी की, एक उनके अंदर एक जज्बा आया, राइटर थे ही तो लिखने लगे, लिखने लगते हैं उसी शैली में ही, और वो धीमे धीमे आगे बढ़ने लगते हैं। और बस कुछ ऐसी ही आपको टिडबिट्स सुनाता चलता। पत्रकारिता के दौरान ही अब्बास साहब ने फिल्मों की ओर अपना रुख किया। 1914 में पैदा होते हैं, और 1946 यानी महज 32 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई, धरती के लाल। और ये फिल्म बेस्ड थी बंगाल के अकाल पर। देश विदेश में इस फिल्म को काफ़ी सराहा गया, काफ़ी इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी एक्लेमेशन मिला। लेकिन ये फिल्म उस समय भारत में नहीं दिखाई जा सकी, क्योंकि भारत में आज़ादी का दौर चल रहा था और बहुत ही पीक समय था। भारत में हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, इस कारण से फिल्म दिखाई नहीं जा सकी। लेकिन अब्बास साहब स्थापित हो चुके थे। सोचिए आप, मतलब कंट्राडिक्शन, एक तरफ आज़ादी चल रही है, एक वो आदमी जो एक क्रांतिकारी परिवार से निकल कर आ रहा है, उसके रगों में, उसके रोम रोम में क्रांतिकारिता बसी है, वो उसी स्टाइल की फिल्में बनाना चाहता है, उसने बनाई भी। इसके बाद वो एक मुन्ना नाम की फिल्म बनाते हैं, और मुन्ना भारत की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें गाने नहीं थे। आज के दौर में लड़कियों को, महिलाओं को लेकर तमाम बहसें मुबाहिसें होती हैं, उनके अधिकारों की तमाम बातें की जाती हैं, तमाम मंचों से उनके लिए काम करने कहा जाता है। लेकिन 1960 के दशक में अब्बास साहब, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब 11,000 लड़कियां नाम की एक ऐसी फिल्म बना चुके थे जिसमें महिलाओं के अधिकारों की और महिलाओं की पीड़ा को दिखाया गया था। बहुत संवेदनशील आदमी थे। आप कह सकते हैं, आगे जो बातें आएंगी उसमें आप अब्बास साहब को समझ पाएंगे कि क्या ही आदमी थे, क्या ही शख्सियत थे। अब्बास साहब ने 1951 में अपनी खुद की एक फिल्म कंपनी बना ली, और इसका नाम था नया संसार। और अपने नए संसार में, उनका भी नया संसार ही था, तो अपनी फिल्म कंपनी नया संसार के बैनर तले उन्होंने कई सार्थक फिल्में बनाई। 1953 में उन्होंने फिल्म बनाई राही, और इसमें उन्होंने चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की दुर्दशा दिखाई। कमाल ही थी। जिस परिवेश से आ रहे हैं उसका तो प्रभाव पड़ना ही है। कमाल ही। वी शांताराम की एक फिल्म थी डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, काफ़ी ज़बरदस्त फिल्म मानी जाती है ये। और ये फिल्म जो थी डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी, ये अब्बास साहब के अंग्रेज़ी नॉवल पर बेस्ड थी, और इस नॉवल का नाम था एंड वन डेड नॉट कम बैक। एक डॉक्टर कोटनीस थे, वो चीन गए थे और वहाँ पर बीमारी फैली, और वहाँ पर वो इलाज करते करते खुद भी उनका निधन हो गया। बहुत महान आदमी है डॉक्टर कोटनीस। तो ये फिल्म बनती है। अब्बास साहब ने अपनी ज़िंदगी में 13 फिल्में बनाई, 40 फिल्मों की कहानी और स्क्रिप्ट लिखी, कई नाटक लिखे, 68 उपन्यास लिखे, 68 किताबें लिखी उन्होंने। गजब काम है, मतलब क्या ही, ये संख्या देखिए आप। ज़्यादातर काम उन्होंने राज कपूर साहब के लिए किया। एक बहुत बड़े फिल्म समीक्षक हुए हैं, हाल ही में उनका निधन हुआ है, बहुत लोग जानते हैं उन्हें, जयप्रकाश चौकसे साहब। चौकसे साहब ने अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि शायद ख्वाजा अहमद अब्बास नाम का ये आदमी अपनी ज़िंदगी में सोया ही नहीं।
शायद ये सोता ही कब था, इतना काम करता था ये आदमी, इसे सोने के लिए वक्त ही कहाँ मिलता होगा, इसे खाने के लिए वक्त ही कहाँ मिलता होगा। कमाल की बात है, हम जब अपने मन का करते हैं और कुछ बेहतरीन करना चाहते हैं तो नींद आती नहीं है, नींदें उचट जाया करती हैं। और किसी ने लिखा भी है ना कि सपने वो नहीं होते जो आपको आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींदें हराम करते हैं। सपने वो नहीं जो नींदों में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपकी नींदें हराम करते हैं। और होता भी, आप करके देख लीजिए, कोई आपके मन का काम है तो आप उसे करने के लिए खुद ब खुद उठ जाएंगे। आपको कुछ लिखना अच्छा लगता है, आपकी सारी थकान निकल जाएगी। आप एथलीट हैं, आपको सुबह शाम जब भी आपको दौड़ना पसंद है, आप फील करते हैं उसको, यकीन मानिए सारी थकान एक तरफ और आपका काम एक तरफ, ऐसा ही होता है, कोई तर्क नहीं चलता। अब्बास साहब भी शायद ऐसे ही थे। वरिष्ठ पत्रकार, बीबीसी के बड़े दिग्गज पत्रकार हैं, रेहान फजल, नाम सुना होगा शायद सभी लोगों ने। तो उन्होंने अपने एक लेख में एक बड़ी अच्छी बात का जिक्र किया, और उनका लेख है अगर ना होते अमिताभ बच्चन के मामू जान ख्वाजा अहमद अब्बास। तो उसमें उन्होंने बताया है कि जानते हैं, ऐसा तो नोन फैक्ट है कि ख्वाजा अहमद अब्बास ने ही अमिताभ बच्चन को फिल्मों में पहला मौका दिया था, और उसके बाद तो सब इतिहास है। और अब्बास साहब ने भी अमिताभ से अपनी पहली मुलाकात का जिक्र अपनी किताब में किया था। उस किताब का नाम है आई एम नॉट एन आइलैंड। तो कुछ यूं है वाकया कि अब्बास साहब बैठे हुए हैं और अमिताभ पहुंचते हैं। तो अब्बास साहब ने कहा बैठिए, आपका नाम? तो उस शख्स ने कहा अमिताभ बच्चन नहीं। तो पहले कभी आपने फिल्मों में काम किया है? इससे पहले कभी आपने फिल्मों में काम किया है? अमिताभ ने कहा मुझे कभी किसी ने फिल्मों में अभी तक लिया ही नहीं। अब्बास साहब कहते हैं क्या वजह हो सकती है? अमिताभ कहते हैं कि मैं शायद उनके अनुमान से कुछ ज़्यादा ही लंबा हूँ, यही वजह ही थी, सच है ये। और बिल्कुल बेलौसी अमिताभ ने बोल दिया। और अब्बास साहब ने क्या कहा? अब्बास साहब ने कहा हमारे साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। अमिताभ ने यह भी कहा कि क्योंकि शायद मैं उनकी हीरोइन से कुछ ज़्यादा लंबा हूँ। अब्बास साहब मुस्कुराते हैं और बोलते हैं हमारे साथ कोई समस्या नहीं है इस तरह की, लंबाई हमारे लिए मैटर नहीं करती क्योंकि हमारी फिल्म में हीरोइन ही नहीं है। इतना कहते हैं और अमिताभ थोड़ा सा चौंकते हैं। तो बोले आपने मुझे क्या बिना टेस्ट किए और बिना जांचे परखे ही रख लिया? बोले नहीं, अभी मैं तुम्हें स्टोरी सुनाऊंगा, अपनी पूरी फिल्म की कहानी सुनाऊंगा, तुम्हें पसंद आ जाएगी, तब मैं तुम्हारा रोल बताऊंगा। इसके बाद उन्हें स्टोरी सुनाई, उनका रोल बताया। अब अमिताभ ने एक वाजिब सा सवाल पूछा जो कि बनता भी था, पैसे कितने देंगे, मतलब मुझे कितने मिलेंगे? तो उन्होंने भी बहुत बेतकल्लुफ़ी से कह दिया कि तुम्हें मैं इस फिल्म में 5,000 रुपये दूंगा। अमिताभ के चेहरे पर कुछ भाव से वो मुड़े। तो ये भाव उमड़ते देखकर भी उन्होंने पूछा कि क्यों, क्या ये कम है? और जहाँ इससे पहले क्या तुम्हें कुछ ज़्यादा पैसे मिलते थे क्या? तो अमिताभ ने कहा जी हाँ, मैं कलकत्ता की एक फर्म छोड़कर आया हूँ और वहाँ मुझे 1,600 रुपये मिलते थे। ताकि अमिताभ ने फिल्म साइन की, 7 हिंदुस्तानी, बाकी सब इतिहास है। 1969 में फिल्म रिलीज़ हुई थी। इसके बाद 9 फिल्में अमिताभ की फ्लॉप रही थी। 1973 जंजीर, उसके बाद भारत को वो सुपरस्टार मिला जो न भूतो न भविष्य थी। बाकी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, विशेषण लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का नाम खुद ही एडजेक्टिव, खुद ही विशेषण है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो पहला ब्रेक, वो एक हीरे को परखने जैसा मामला, वो ख्वाजा अहमद अब्बास कर चुके थे। ख्वाजा अहमद अब्बास एक सेक्युलर आदमी थे। आजकल सेक्युलर जैसा शब्द थोड़ा सा विवादित जैसा हो गया है, लोग इसको बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, एक वर्ग इसको लेकर बातें करता है, फप्तियाँ कसता है और तमाम सारी बातें। लेकिन ये हक किसी को नहीं मिल जाता। हर आदमी की एक सोच होती है, अपने विचार होते हैं, उसकी थॉट प्रोसेस होती है। लेकिन ये कभी नहीं होना चाहिए कि आपकी थॉट प्रोसेस, आपके विचार आप किसी पर ओवरलैप करें, किसी पर थोपें। ये कतई नहीं होना चाहिए। हमारा देश ऐसा है भी नहीं। हम एक बहुविचार, बहुधर्म वाले देश में रहते हैं और हर विचार मान्य है, हर सोच मान्य है। और इसी तरह के थे ख्वाजा अहमद अब्बास। 1 जून 1987 को मुंबई में उनका इंतकाल हो गया और
मरने से पहले उन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी, और कमाल की वसीयत लिखी थी। आप वो वसीयत सुनेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा क्या ही आदमी था यार। और वो लिखते हैं कि जब मैं मर जाऊं तो मेरा जनाजा यारों के कंधे पर जुहू बीच पर गांधी स्मारक तक ले जाएं, और कोई खिराज अकीदत यानी कि कोई उसमें श्रद्धांजलि वगैरह देना चाहे, कोई तकरीर देना चाहे, तो उसमें एक बेहद ज़हीन आदमी, यानी कि वो एक नाम लेते हैं कि सरदार जाफरी जैसा धर्मनिरपेक्ष आदमी होना चाहिए। कोई पारसी करंजिया हो सकता है, कोई रोशन ख्यालात पादरी हो सकता है, ये लिखते हैं। मतलब क्या ही, मतलब मुझे अपने यारों के साथ जाने दो और सारे लोग मेरे उसमें आ जाएं, किसी की कोई बंदिश नहीं है। और मुझे ढूंढना हो, मुझे पाना हो, मुझे यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो मेरी लिखी हुई चीज़ों में, आखिरी पन्नों में मुझे देखें, मुझे लास्ट पेजेस में देखें, मैं वहीं आपको मिलूँगा। मेरी किताबों, मेरे लेखों, मेरी फिल्मों में ही मेरी आत्मा बसती है। वहीं मुझे खोजें, मैं आपको हमेशा वहीं मिलूँगा, हमेशा आपके पास ही रहूँगा, हमेशा आपके साथ रहूँगा। बस ऐसे ही थे ख्वाजा अहमद अब्बास। मतलब भरपूर काम और बहुत ही ठोस काम, बहुत ठोस सोच के साथ, कहीं कोई बनावट नहीं, कहीं कोई दुरावट नहीं। ऐसे ही थे ख्वाजा अहमद अब्बास। दोस्तों, सामान्य रूप से आदमी हफ्ते में एक आध दिन ज़्यादा काम कर ले तो वो उसका हफ्ते भर गाना गाता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया यार, ऐसा ये तो नहीं चल पाएगा यार, इस बार तो मतलब ज़्यादा ही मेहनत हो गई। सामान्य लोग ऐसा ही करते हैं। पूरी ज़िंदगी अपने काम के पीछे शिद्दत से लगे रहना, मतलब जो ठाना है वो करते रहना, रोज़ पूरी ताकत के साथ, और सार्थक काम उसमें जो आप करें वो सार्थक हो, ये संभव नहीं होता। और ये चमत्कार जैसा होता है कि आप रोज़ सुबह उठते हैं और अपने काम को लेकर शुरू हो जाते हैं परफेक्टली। मिस्टर परफेक्टनेस ऐसे ही नहीं कोई कहा था, और ऐसा करने वाले लोग विरले होते हैं। और विरला शब्द ही अपने आप में विरला ही होता है, वो लाखों में कोई होता है। सच तो ये है कि आपको काम नहीं थकाता, काम की अधिकता नहीं थकाती है कभी भी। आपको दिशाहीन काम थकाता है, आपको दिशाहीन काम भटकाता है, निढाल करता है। सार्थक काम क्या होता है? सार्थक काम वो होता है कि आप उसे करने के पहले ही सोच लें, आपको ये पता हो जाए कि इसके करने के क्या मायने हैं और इसे करने से क्या सिद्ध होने वाला है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सबको पता होता नहीं है। ये बहुत एक गुमताड़े नुमा चीज़ है और ये हर किसी में होती नहीं, क्योंकि हमारे सामने तो जो आता है उसे करते चलते हैं, हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या करते चल रहे हैं। और जिसे ये पता होता है कि मुझे क्या करना है और इसकी सार्थकता क्या होगी, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, ये कितनों पर इम्पैक्ट डालेगा, वो आदमी ही अलग होता है, क्योंकि उसे सब कुछ पता होता है। शायद ख्वाजा अहमद अब्बास ऐसे ही लोगों में से एक थे, और जिन्हें ये पता होता है कि उन्हें क्या करना है और क्यों करना है। ये दो सवालों के जवाब जिनके पास होते हैं कि आखिर मैं ये करने क्यों जा रहा हूँ, इसके पीछे मोटिव क्या है, मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ। यकीन मानिए, फिर वो दुनिया का बकवास काम भी क्यों ना हो सबसे दुनिया के लिए, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए वो मिसाल बन जाता है। उस आदमी का नाम आसमान पर लिख जाता है। और ऐसे ही लोग, अब ऐसे ही लोगों के लोग फॉलोअर होते हैं और ज़िंदगी भर उनको फॉलो करते हैं, उनकी सीखों पर चलते हैं। ज़्यादा ज्ञानवाणी हो गई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। अगले शनिवार शाम 6 बजे एक बार फिर आपके सामने एक नई कहानी लेकर आऊँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हूँ तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। जय हिंद। Thank you.